नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। ये आपका सेकंड लास्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद लास्ट होगा और उसके बाद आपकी केमिस्ट्री भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इससे पहले मैं बायोलॉजी और फिजिक्स भी क्या कर चुका हूँ, कंप्लीट करा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा था, कंपाउंड दैट डज नॉट फॉर्म्स अ क्लियर सॉल्यूशन विद वाटर इज, तो ये होता है आपका सैंड। सैंड कभी भी जो आपकी मिट्टी होती है वो कभी भी आपकी पूरी तरीके से घुलती नहीं है, किसके साथ, वाटर के साथ। बाकी आपका जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है ना, वो आपका घुल जाता है, जैसे बोलते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। शुगर आपकी घुल जाती है और कास्टिक सोडा भी आपका क्या हो जाता है, NaOH, ये भी घुल जाता है। तो पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है सैंड डज नॉट फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन विद द वाटर। सैंड डज नॉट फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन बिकॉज इट कंटेन्स द माइन्यूट डस्ट पार्टिकल ऑन इट्स सर्फेसिस विच गेट्स मिक्स विद द वाटर, दस मेकिंग इट्स टर्बिड। टर्बिड मतलब मडी टाइप का बन जाता है। आगे लिखा द सैंड गेट्स सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, द वाटर स्टिल विल बी टर्बिड। सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन दो तरीके आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, जो मैं आगे आपको समझा दूंगा बाई पिक्चर। बाकी पढ़ लेते हैं पहले। दीज मैथड आर यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट इज लिक्विड एंड द अदर इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। याद रखिए, एक लिक्विड आपका चाहिए और दूसरा चाहिए आपको जो इनसॉल्युबल हो, किसमें, उस लिक्विड में। ऐसा सॉलिड चाहिए हैवियर देन द लिक्विड, जो आपका भारी हो उस लिक्विड से। जैसे मड और वाटर को अगर आप मिला देंगे तो मिलेगा नहीं आपका, कुछ देर में जैसे लगेगा कि मिल गया, पर कुछ देर बाद छोड़ देंगे तो मड नीचे बैठ जाएगी। If muddy water is allowed to stand disturbed for some times in a beaker, the particles of the earth, clay and the sand settle at the bottom. This process is called the sedimentation. अगर वो नीचे बैठ जाती है, मिट्टी अगर आपके पानी में नीचे बैठ जाती है कुछ टाइम के बाद, तो उसे sedimentation process बोलते हैं। The partially clear liquid at the top can be gently transferred into the another beaker. This process is known as the decantation. और जब क्या किया जाता है इससे, जो आपका जब वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और बाकी को जो आपका थोड़ा बहुत जो क्लियर पानी होता है उसे अलग कर दिया जाता है, दूसरे बीकर में रख दिया जाता है, तब उसे डिसेंटेशन बोला जाता है। बेकिंग सोडा की बात की जाए तो इट्स अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है आपका, NaHCO3 होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोला जाता है। और इट इज़ अ मिड नॉन कोरेसिव बेस है। व्हेन मिक्स विद द माइल्ड एडिबल एसिड सच एज द टार्टरिक एसिड, इट इज कॉल्ड द बेकिंग पाउडर एंड इज यूज्ड टू मेक द ब्रेड एंड द केक सॉफ्ट एंड द स्पॉन्जी। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, बेकिंग सोडा का, आप जानते हैं खाने का सोडा भी बोला जाता है इसे। तो आपका ब्रेड बनाने में या फिर आपका केक बनाने में, और ताकि केक कैसा हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो और स्पॉन्जी हो, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर द स्किन इन्फेक्शन इन सोडा एसिड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या होता है कि आपका एक्चुअल में ये आपका कैसा है, बेकिंग सोडा जो होता है ये एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। अगर बोला जाएगा कि खासकर जब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिक सोडा की बात करेंगे, होते तो ये आपके बेस ही है ना, तो एसिड को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कास्टिक सोडा की अगर बात करेंगे, NaOH की, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो इसको जैसे पल्प मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, पेपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका सोप हो गया, क्योंकि देखो सोप में क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम आइंस होते हैं। डिटर्जेंट हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, केमिकल प्रोडक्शन हो गया, तो वहाँ पे NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, देखो देखो पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, जैसे वाटर कंटेनिंग द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जैसे आपने मड इसके मिट्टी अंदर डाल दी, थोड़ा टाइम बाद क्या होगा कि आपका जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, क्योंकि वो आपका क्या होगा, भारी होगा वाटर से, और आपका ऊपर की तरफ क्या बच जाएगा, क्लियर वाटर बच जाएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, जो सेडिमेंट्स होता है, ये देखो ये तो नीचे की तरफ आ जाता है आपका, और बाकी जो क्लियर वाटर है उसे क्या कर देते हैं आपका, अलग से दूसरे बीकर में निकाल देते हैं, और इसको बोला जाता है आपका कौन सा, डिसेंटेशन मेथड। बात समझ में आई। तो सेडिमेंटेशन के बाद ही आपका डिसेंटेशन मेथड देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बोल रहा है शुगर इज द इन अ शुगर सॉल्यूशन। अच्छा, शुगर क्या है, शुगर सॉल्यूशन में तो मैंने बताया था, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ का होता है, दो चीज़ों से मिलकर होता है। सॉल्यूशन में दो चीज़, एक होता है सॉल्यूट जो आपका घुलता है, और एक किसके साथ घुलता है, सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट जो मेनली आपका होता है वो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये आपका मेनली आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो सॉल्वेंट में घुल जाता है और बाकी क्या बना देता है, आपका सॉल्यूशन बना देता है। तो शुगर क्या है एक्चुअल में, देखो शुगर सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट आपका वाटर मान लो, और सॉल्यूट आपका शुगर मान लो। तो शुगर को वाटर के साथ मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो शुगर क्या काम करता है यहाँ पे, तो एज अ सॉल्यूट का काम करता है। तो आंसर बनेगा बी वाला, सॉल्यूट का।
तो बाकी चीज़ें भी देख लेंगे, सस्पेंशन, कोलाइड, ये चीज़ें क्या होती है। तो लिखा हुआ है सुगर इज अ सॉल्यूट इन द सुगर सॉल्यूशन, वाटर इज अ सॉल्वेंट इन अ सुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूट की बात करें द माइनर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अगर बात करें अ लिक्विड ऑफ द मेजर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन दैट कैन डिजॉल्व अनदर सब्सटेंसेस। कोलाइड्स की अगर बात करें मिक्सचर इन विच द वन सब्सटेंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड इनसॉल्युबल और द सॉल्युबल पार्टिकल सस्पेंडेड थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस। कोलाइड में क्या होता है, कोलाइड जो आपका विलयन होता है उसमें आपको एक चीज़ देखने मिलती है कोलाइड सॉल्यूशन में, कि अगर वो नंगी आंखों से देखा जाएगा ना और नॉर्मल लाइट में देखा जाएगा, तो वो आपको कैसे दिखेगा कि बोल के आपका उसमें मिल गया है सॉल्यूशन में, आपकी सारी चीज़ें क्या हो गई है, जो उसमें सॉल्यूट डाला गया वो मिल गया है। पर जब उसमें टॉर्च से लाइट डाली जाती है तब आपको छोटे छोटे एक पार्टिकल दिखाई देते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि पूरी तरीके से घुला नहीं है। कोलाइड्स को इस तरीके से पहचाना जाता है। सस्पेंशन में और बड़े पार्ट्स होते हैं आपके। तो लिखा हुआ है जैसा ट्रू सॉल्यूशन होता है, जैसा ट्रू सॉल्यूशन क्या है, शुगर को मिला देके इसके साथ वाटर के साथ ट्रू सॉल्यूशन है, मिल जाता है आसानी से। कोलाइड सॉल्यूशन होता है जैसे आपने मिट्टी मिलाई तो आपको जो पानी दिखेगा वो कैसा दिखेगा, मटमैला सा दिखेगा, पर जो उसमें आप लाइट मारेंगे, टॉर्च मारेंगे तो आपको फिर वो मॉलिक्यूल्स भी दिखाई देंगे। कोलाइड्स हो गया आपका। सस्पेंशन वो होते हैं जब आपके बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और वो आपको दिख जाते हैं, नंगी आंखों से भी दिख सकते हैं। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, अलग अलग होता है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, जो आपके मिक्स नहीं होते बट गेट सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्ब ऑफ द सॉल्वेंट लेफ्ट फ्लोटिंग अराउंड द फ्रीली इन द मीडियम। होमोजेनस मिक्सचर होते हैं जो आपके एक समान होते हैं, इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। हेट्रोजेनस आपके अलग अलग होते हैं, इन अ मिक्सचर इज विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे आपका क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये वाटर है आपका, मान लीजिए वाटर है, ये सॉल्यूट है आपका, ये क्या है, ग्रीन कलर का कोई सॉल्वेंट सॉल्यूट है। तो जब इसको इसके साथ मिलाया जाएगा तो आपको सॉल्यूशन कौन सा मिलेगा, ग्रीन सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूट जो मिल जाता है मेनली क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉल्वेंट जो होता है मेनली आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो निकल के आता है वो लिक्विड ही फॉर्म में निकल के आता है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, ये देख लीजिए, ये आपके ट्रू सॉल्यूशन है, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। दूसरा जो है आपका ये कोलाइड विलियन है, कोलाइड सॉल्यूशन है, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है, ये याद रखना, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलाइड है। जैसा आपका देखो, जैसे पानी है ना, देखो इस जैसे ये देखो जो फिश टैंक है आपका यहाँ पे, तो फिश टैंक में पानी डाला हुआ है तो आपको दिखेगा नहीं फिश में कोई गंदगी है। कोलाइड कोलाइड जो होता है आपका, जैसे आपका क्या होता है, मिल्क होता है, तो ये कोलाइड सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आई। नंगी आंखों से तो पता नहीं लगता, पर टॉर्च मारेंगे तो आपको मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। और बड़े बड़े पार्टिकल जैसे आपकी कीचड़ होगी तो कीचड़ क्या अलग से पता लग जाता है। तो ये होता है आपके कौन से डिसॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स, ये आपने याद रखना है। या सस्पेंशन जैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सस्पेंशन। चलिए इस वाली फोटो में भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन डाले, ये पार्टिकल्स हैं। कुछ टाइम के बाद ये सस्पेंशन जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था मड होती है आपकी मिट्टी, वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, और जब नीचे की तरफ बैठ जाती है तो उसे बोला जाता है प्रिसिपिटेशंस। तो ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, आपने देखा होगा कि जैसे प्योर वाटर है तो अगर उससे लाइट गुजारी जाएगी तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल चलते हुए दिखाई नहीं देंगे, लाइट बीम नॉट विजिबल, आपको लाइट ही नहीं दिखाई देगी। ये लेजर बीम आपने मारी इसमें तो प्योर वाटर में नहीं दिखाएगा। जब कोलाइड ही सॉल्यूशन होता है, जैसे आपका कौन है, मिल्क है, तो जैसे कोलाइड सॉल्यूशन होता है ना, उसमें आपकी लाइट विजिबल क्या हो जाएगी, लाइट जो होगी वो विजिबल हो जाएगी आपकी। बस टिंडल इफेक्ट इसी को दिखाता है। तो कोलाइड सॉल्यूशन में क्या होती है, आपकी जो लाइट होती है, लेजर बीम होती है, वो क्या हो जाती है, आपकी विजिबल हो जाती है। बस इतना याद रखना आप लोगों ने। अच्छा, द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड सॉइल सोल्स। तो कोलाइड सोल्स की क्या है भाई, टिंडल इफेक्ट को दिखाता है, बिल्कुल सही है। ब्राउनियल मोशन को दिखाता है, बिल्कुल सही है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और वॉन डेर वाल्स फोर्सेज को नहीं दिखाता। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका ए एंड बी। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड सोल आर कोलाइडल पार्टिकल्स शो द टिंडल इफेक्ट एज दे स्कैटर द लाइट। स्कैटर मतलब बिखराव जब होता है, तो जो आपका नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, वहाँ से लाइट जो होती है पूरी तरीके से अंदर की तरफ गुजर जाती है। कोलाइड्स में अगर आप देख लेंगे मिल्क को, तो वहाँ से आपको लाइट जाते हुए दिखेगी, थोड़ा सा ब्लर होगी, डिम होगी, पर जो सस्पेंशन होते हैं वहाँ से आपको लाइट अच्छे से दिखाई देती है। तो लिखा हुआ है स्मॉल साइज कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। ये देखो, स्मॉल साइज कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, नंगी आंखों से नहीं देखे जाते, बट दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। पर इसके अंदर इतने बड़े पार्टिकल्स हो जाते हैं कि आपकी लाइट क्या हो जाती है, यहाँ पे विजिबल हो जाती है। कोलाइड पार्टिकल्स होता है ब्राउन इन मोशन। उसके अलावा क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउन इन मोशन, आपके जो यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपको हिलते हुए दिखाई देते हैं, उसी को ब्राउन इन मोशन बोला जाता है। सिंस द कोलाइडल पार्टिकल्स शो द रैंडम मूवमेंट इन द सॉल्यूशन। तो टिंडल इफेक्ट की बात कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमेना इन द विच द पार्टिकल इज इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट दैट आर डायरेक्टेड एट देम।
नेक्स्ट आता है ब्राउनियन मोशन। तो इस तरीके से आपको लिक्विड के अंदर देखने को मिलेगा। तो लिखा कोलाइडल पार्टिकल इन द सॉल्यूशन आर द कंटिन्यूसली bombarded by the molecules of the dispersion medium on the all sides. As a result of the solution particles so the random or the zigzag movement, this random or the zigzag motion of the colloidal particle in solution is called the Brownian motion or the Brownian movement. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर द डिस्क्राइबिंग द स्पीड ऑफ द वेरियस पार्टिकल विद द स्टेशनरी कंटेनर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो आपके स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपके जो क्या होते हैं स्पीड ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स होते हैं किसी भी स्टेशनरी कंटेनर में, उसको शो करता है कौन सा आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। वंडरवॉल फोर्सेज की मैंने बात कर रखी इससे पहले कि किस तरीके का फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। वंडरवॉल फोर्सेज है डिस्टेंस डिपेंडेंट इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स, और अब इतना ज़्यादा वीक होता है कि देयरफॉर मोर सस्पेक्टेबल टू द डिस्टर्बेंस। द वंडरवॉल फोर्सेज क्विकली वेनिसेस। ये बहुत जल्दी बहुत ही क्विक आप क्या होता है आपका वेनिस हो जाता है। कैसे? जैसे जैसे आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर चलते जाएंगे, उनके बीच का जो वंडरवॉल फोर्स है वो भी क्या होने लग जाएगा, आपका वीक पड़ने लग जाएगा और कुछ टाइम के बाद आपका हट जाएगा। तो वंडरवॉल जो फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, आपका वीक फोर्स होता है, ये आपने याद रखना है। कोलाइडल मिक्सचर की अगर बात करें, कोलाइड इज अ मिक्सचर इन विच द वन सब्सटेंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिकली dispersed insoluble particle in the suspended throughout another substance. A colloid is a heterogeneous mixture of the dispersed phase and the dispersion medium. It appears as a homogeneous mixture to the naked eyes. लगता है ऐसे जैसे एक समान मिश्रण है, कोई भी यानी मिलावट नहीं की गई है, पर लाइट डालते ही आपको क्लियर हो जाता है, जैसे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि क्या आपका वो मिक्स किया गया, जैसे मिल्क को किसके साथ, वाटर के साथ किया जाता है। पार्टिकल जो साइज यहाँ पे वेरी करता है 1 to 100 नैनोमीटर, मतलब आपका आसपास ये देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ला रखा हूँ, तो ये फ्लैश लाइट है, सॉल्यूशन से बिल्कुल पता नहीं लगता लाइट का, पर कोलाइडल में आपका थोड़ा सा क्या आती है, लाइट विजिबल हो जाती है, उसी के साथ सस्पेंशन में आपकी लाइट विजिबल होती है, वो तो नॉर्मली दिख जाता है, सस्पेंशन नेकेड आई से आपका दिख जाता है कि उसमें मिलावट हो रही है, टिंडल में पता नहीं लगता। तो सॉल्यूशन में आपका जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल में वो क्या हो जाते हैं आपके, उसके साथ कोई दूसरे पार्टिकल्स भी आपके क्यों लग जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ने लग जाते हैं, सस्पेंशन में ये कई सारे चेन बना देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है ट्रू सॉल्यूशन। तो पार्टिकल साइज जो होता है लेस देन होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो चाहे टॉर्च भी पड़ेगी तब भी पता नहीं लगेगा, और नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। पर अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट में, तो वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, थोड़ा साइज जो होता है 10⁻⁻7 to 10⁻⁵ के आसपास होता है। और अगर सस्पेंशन में जाएंगे तो उसमें कई बड़े पार्टिकल्स होते हैं, नंगी आंखों से भी देखे जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन द 10⁻⁵ सेंटीमीटर इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वेपर प्रेशर के बारे में, कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सॉल्यूशन की इंक्रीज़ होने लग जाती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होने लग जाता है, आपका वीक पड़ने लग जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि लिक्विड से, अगर मैं बोलूँगा लिक्विड से आपका किस में बदलता है, जब चीज़ वेपराइज्ड होती है, या बोल सकते हैं आपका गैस में बदलती है, तो आपका वेपर प्रेशर क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, टेम्परेचर के। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका इंक्रीज विद टेम्परेचर। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हो द प्रेशर एट विच लिक्विड एंड द वेपर कैन को एग्जिस्ट। देखो लिखा हो ना प्रेशर, द प्रेशर एट विच द लिक्विड एंड द वेपर कैन, दोनों आपकी होनी चाहिए, दोनों आपकी क्या होती है, कंडीशन जो होती है, दोनों स्टेट जो होंगी वो एक साथ आनी चाहिए एट अ गिवन टेम्परेचर। और आप जानते हैं कौन सा टेम्परेचर होता है, वो होता है आपका कौन सा, जो मेनली आपको देखने को मिलता है। तो अरे यार क्या टेम्परेचर था वो, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं ना, गुप्त ऊष्मा। हिंदी में तो यार याद आ रहा है, पर इंग्लिश में भूल गया क्या बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका क्या होता है, जैसे लिक्विड जो होता है वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी होता है, और वेपर भी बन जाती है, मतलब आपकी कितने पे, ठीक है, तो वो भी कितने में बन जाती है, उसकी गैसेस स्टेट भी कितने में आ जाती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाती है गुप्त ऊष्मा। अरे यार दिमाग में नहीं आ रहा। एक तो विशिष्ट ऊष्मा होती है, एक गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आगे लिखा हुआ है टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड व्हेन अ लिक्विड इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल विद द सम फ्री स्पेसेस इट स्टार्ट टू वेपराइज। वेपराइजेशन कंटिन्यू अंटिल द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बिटवीन द वेपराइजेशन एंड द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जानते हैं जहाँ पर क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स आपके किस में, वाटर मॉलिक्यूल्स में आपके चेंज हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम द स्टेट गेट द सैचुरेटेड एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। अच्छा, आगे बढ़ते, वेपराइजेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, टू प्रोसेस आर ऑक्यूरिंग हेयर साइमल्टेनियसली, कंडेंसेशन प्रोसेस एंड द वेपराइजेशन प्रोसेस, दोनों चलती हैं।
कंडेंसेशन की बात करें तो ऑफ द वेपर्स मॉलिक्यूल्स बैक टू द लिक्विड सरफेस, वेपराइजेशन फ्रॉम द लिक्विड सरफेस से आपका गैसेस फॉर्म में बदल जाते हैं। टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सफिशिएंट एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन एंड द काइनेटिक एनर्जी is required. Energy is also required to go from the liquid phase of the vapor phases. Increasing the temperature will increase the kinetic energy of the molecules. आगे क्या लिखा हुआ है तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, तो लिखा हुआ है कि दिस विल गिव द मोर एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। नाउ ग्रेटर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल गो ऑन इनटू द वेपर फेज, दस ओवरऑल वेपर प्रेशर वुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, आगे लिखा द वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्री स्पेस गिवन और द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। इस पे उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर क्वांटिटी कितनी लिक्विड की या फ्री स्पेस कितना है लिक्विड के अंदर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका, बस इतना आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर जो चीज़ डिपेंड नहीं करती होती है मोलैलिटी। कौन सी होती है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी, नॉर्मलिटी और मोलर फ्रैक्शन चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मोलैलिटी की अगर बात करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ, देखो ये डिफाइन करता है मोल्स ऑफ अ सॉलिड पर लीटर। तो मोल्स मतलब आप जानते हैं मोल्स किसकी इकाई होती है, तो मैंने बताया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है, फंडामेंटल यूनिट है आपकी। तो मोल जो देखे जाते हैं, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जानते हैं ना, जो आपका क्या होता है सॉलिड पार्टिकल होता है, जो मिक्स होता है किसके साथ, आपका सॉल्वेंट के साथ। तो पर लीटर के हिसाब से आपको मोलैरिटी आती है, क्या आती है, पर लीटर के हिसाब से, आपने इतना याद रखना है। और आगे लिखा इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया होगा कि ये पर लीटर में आपका मोल्स का काउंट को दिखाता है। मोलैरिटी को अगर बोलेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम, तो ये भी आपका मोल्स को ही दिखाता है सॉल्यूट्स के पर किलोग्राम में। किस में, किलोग्राम में। तो जहां मोलैरिटी आपका लीटर्स में आती है, मोलैरिटी आपकी किस में आती है, किलोग्राम में आती है। तो मतलब ऊपर किसकी बात कर रहा होगा, सॉल्यूशन की बात कर रहा होगा। ऊपर किसकी बात कर रहा होगा, सॉल्यूशन की तो बात कर रहा है, तभी तो लीटर्स में बात कर रहा है, क्योंकि जो आपका क्या था लीटर आता है वो लिक्विड को शो करता है। मोलैरिटी में वो सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, वो सॉल्वेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट के साथ जो मिक्सअप होता है। तो वहाँ पर वो सॉल्यूट की बात कर रहा है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है, इसलिए वो किलोग्राम में लिया जाता है। मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें, इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ अ कॉम्पोनेंट विद द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, मास परसेंट कितना होता है, इट इज द परसेंट ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूट और द सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला देख लीजिए। तो मोलैरिटी का जो होता है, मोल सॉल्यूट होता है अपॉन द लीटर सॉल्यूशन, याद रखना। नीचे जो मोलैरिटी होता है, मोल सॉल्यूशन, मोल सॉल्यूट ही होता है, पर नीचे किसमें होता है, केजी सॉल्वेंट होता है। ऊपर देखो लीटर होगा तो सॉल्यूशन होगा, नहीं अब मोलैरिटी में तो आपका आता नहीं है, इसमें केजी आता है, केजी में क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट ही आ जाएगा। वहीं आपका जो मोलर फ्रैक्शन होता है, तो मैंने बताया था उसमें क्या होता है आपका, वो होता है आपका मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट विद द टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूट। तो जितना आपके मोल्स हैं कंपोनेंट में और सॉल्यूट के अंदर, अब देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर उन दोनों के बीच का रेशियो होता है। मास परसेंट में बता चुका। अच्छा लिखा मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है भाई, तो उसने एक चीज़ बताई कि जो मोलैरिटी हो तो मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि केजी जो दिखाएगा वो किसको दिखाएगा, आपका वो दिखाएगा मास को ऑफ द सॉल्वेंट, एंड द मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। और यहाँ पर वो बता रहा है कि मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता नहीं है, इसीलिए जो मोलैरिटी होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है किससे, टेम्परेचर से। तो ये आपने याद रखना है। बाकी नॉर्मेलिटी की अगर बात करें, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इन द सॉल्यूशन। अच्छा ये देखो यहाँ पे ग्राम की बात कर रहा है, किसकी, ग्राम की बात कर रहा है किसके अंदर, आपका सॉल्यूशन के अंदर। ऑल्सो एज द इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मेलिटी जो होती है नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट्स पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, द लीटर्स। अच्छा लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा नॉर्मेलिटी घट जाएगी। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोलैरिटी की अगर बात करें तो मोलैरिटी आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। और इसलिए क्या होता है कि क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मोलर आपका मोलैरिटी आपका प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, तो वो भी क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाता है किससे, टेम्परेचर से। तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि मोलैरिटी को छोड़कर नॉर्मेलिटी होगी, मोलैरिटी होगी, आपकी दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और दोनों ही आपका दिखाती है किस चीज़ को, इन्वर्स प्रोपोर्शन को दिखाती है। आगे लिखा मोलैरिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, आगे लिखो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि मोलैरिटी किसको डायरेक्टली जो आपका कनेक्ट होती है, पहले वॉल्यूम के साथ होती है, फिर वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड होता है। एंड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम विल इंक्रीज, सो इंक्रीज इन द वॉल्यूम लीड टू द डिक्रीज इन द मोलैरिटी एंड द मोलैरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं।
तो ये चीज़ें मैं दिखा दिया, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। अच्छा यहाँ पे पढ़ लेते हैं मोलैलिटी और मोलैलिटी में अंतर। देखो लिखा हुआ है इफ इज मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन द 1 लीटर। देखो यहाँ पर आपने याद रखना 1 लीटर, तो किस में होगा, सॉल्यूशन में होगा। किसका होगा, सॉल्यूट का। यहाँ पे भी सॉल्यूट होगा पर सॉल्यूट की रिस्पेक्ट में होगा, किस में होगा आपका, केजी में। सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम। सिंबल क्या होता है आपका, स्मॉल एम। यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है मोल पर लीटर के हिसाब से निकलता है, यहाँ पे मोल पर केजी के हिसाब से निकलता है। मतलब मोलैलिटी तो डिपेंड करती है आपका सॉल्यूशन पे, जबकि मोलैलिटी डिपेंड करती है सॉल्यूट पे। मोलैलिटी आपका लिक्विड के उसमें देखा जाता है मेनली, और मोलैलिटी जो देखा जाता है, मोलैलिटी देखा जाता है आपका किस फॉर्म में, आपका सॉलिड फॉर्म में। इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही, मोलैलिटी आपका टेम्परेचर पे क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि वॉल्यूम से आपका क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन शो, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन शो करता है, और वॉल्यूम भी क्या करता है आपका, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन शो करता है टेम्परेचर से। जबकि मोलैलिटी के केस में ये चीज़ होती नहीं है, मोलैलिटी आपका डिपेंड ही नहीं करती किस पे, टेम्परेचर पे। अच्छा आगे लिखा इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं तो आपका मोलैलिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जबकि मोलैलिटी प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करती, मतलब मोलैलिटी ना ही टेम्परेचर पे ना ही आपका प्रेशर पे डिपेंड करती है। अच्छा अगले मे बी इम्प्रेसाइज और द इनएक्यूरेट। हो सकता है मोलैलिटी आपकी कैसे निकले, इन एक्यूरेट। आपका जो डाटा आप लें तो मोलैलिटी हो सकता है आपका क्या निकले, गलत निकल सकता है। जबकि मोलैलिटी के केस में ये चीज़ नहीं होती, जो आपका आंसर आएगा वो कैसा आएगा, एक्यूरेट आता है, प्रिसाइज आता है। नेक्स्ट चलते हैं, टू सॉल्यूशन विद द इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड। तो जो आपके दो होंगे, इक्वल बोल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आइसो। आइसो वर्ड ही दो के लिए आता है, तो दो के लिए नहीं, सॉरी मतलब समान के लिए आता है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैं पहले चीज़ बता चुका हूँ आपका। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल से ये चीज़ समझनी है आपने कि कोई भी चीज़ क्या होती है, जब मान लीजिए वो साफ़ है तो कुछ टाइम के बाद वो कैसी हो जाएगी आपकी, वो गंदी हो जाएगी, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो भी वायरसेस वगैरह आ जाएगा। तो जो आपका जैसा पानी है आपका, आज जो प्योर वाटर उसे आप रखिए ज़रा 2 महीने के लिए, तो फिर कैसे होने लग जाएगा, गंदा होने लग जाएगा। ऑस्मोसिस को दिखाता है। तो पढ़ लेते हैं, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो लिखा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। याद रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी, जो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उन्हें बोला जाता है। Lowering of the vapor pressure, तो लिखा हो the vapor pressure exerted by the solid molecules on the surface of the solution decreases in the solid particles are added to the solution. The relative lowering vapor pressure is given by the Raoult's law. इसके बारे में मैंने पहले पढ़ाया था, डेल्टा पी इक्वल टू द पी नॉट इंटू x2। तो रॉल्ट्स लॉ डिपेंड करता है किस पे, आपका वेपर प्रेशर को शो करता है। तो लिखा एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज एज वी एड द सॉलिड पार्टिकल टू द प्योर सॉल्यूट। मैं बताया था कि आपका जो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो आपका बढ़ने लग जाता है जब क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन में आपका क्या डाला जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स को डाला जाता है। ये आपने याद रखना है। जैसा मैंने बताया था आपको, जैसे खाना होता है तो खाने को जल्दी पकाने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, मतलब इम्प्योरिटीज़ डाल दीजिए, तो वो जल्दी से आपका पकना स्टार्ट कर देता है। तो होता है कि जैसे इम्प्योरिटीज़ डाली जाती हैं वैसे वैसे क्या होता है, आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका इंक्रीज होने लग जाता है। द एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा ये जो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के। मोलैलिटी किसके रिस्पेक्ट में निकलती, केजी। किसकी निकलती, सॉल्यूट की। ये आपने याद रखना है। फॉर्मूला दैट डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। एम क्या है, मोलैलिटी को शो करता है ऑफ द सॉल्यूशन, के बी आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। अच्छा डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज वी एड। अच्छा जब आपका सॉल्यूट्स को जोड़ा जाता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, जबकि उल्टा होता है फ्रीजिंग के केस में। सॉल्यूट को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका डिक्रीज हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसलिए जब आप देखते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था आइसक्रीम जब होती है, आइसक्रीम में क्या मिला दिया जाता है, उसके क्या बोलते हैं, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट। आप जानते हैं वाटर कितना होता है, 0 डिग्री पे होता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जैसे उसके साथ के मिला देते हैं, सॉल्ट मिला देते हैं, इम्प्योरिटीज मिला देते हैं। The depression of the freezing point is also proportional to the molality of the solution। ठीक है, ये भी किस पे करता है, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। ये होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, के एफ आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें तो लिखा हुआ है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय सेम। आपका अगर प्योर सॉल्वेंट है ना, जो आपका सॉल्यूशन के अंदर मिला था, अगर इन दोनों को हम सेपरेट कर दें बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन, द सॉल्वेंट पार्टिकल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द सॉल्यूशन। तो क्या होगा कि आपका जो सॉल्वेंट पार्टिकल होगा ना, वो आपका सॉल्यूशन की तरफ जाने लग जाएगा via the membrane. This phenomenon is called the osmosis. However, the diffusion can be stopped by the applying the pressure over the membrane in the solution. The osmotic pressure is a solution is the pressure required to stop the osmosis when the solution is separated from the pure solvent by the semi-permeable membrane. Isotonic solution की बात करें, diffusion of the solvent molecule takes place when there is a difference of the chemical potential
or the simply concentration between the two solution connected by the semi-permeable membrane. The diffusion can be stopped by the applying a pressure pi over the solution. This is the osmotic pressure. आगे लिखा तो osmotic pressure is independent of the nature of the membranes but depends on the following factors. The temperature remains constant. क्या होता है? कांस्टेंट होता है. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के. पाई इक्वल टू के सी का क्या वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, कि वहाँ पे क्या आपका कांस्टेंट है. तो लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग द कांस्टेंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अच्छा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दूँ आपका कांस्टेंट कर दूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टेम्परेचर के. तो ये आपने याद रखना है. कंबाइनिंग द टू लॉ वी गेट, तो ये अगर इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो पाई इक्वल टू CRT हो जाता है. आर यहाँ पे क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. आगे लिखा हुआ है ऑस्मोसिस टेक प्लेस अंटिल एंड अनलेस द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द बोथ द सॉल्यूशन बोथ become the same. This is the state of the equilibrium at this point. Both the solution have the same osmotic pressure. When two solution of the equimolar concentration having the same osmolarity are separated by a semi-permeable membrane, no net osmosis will take place. Then the solution is called the isotonic solution. This is because the osmotic pressure of the both the side is same. अच्छा, हाइपोटोनिक में क्या होता है? कम होता है आपका एक का. तो लिखा व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द कंपेयर टू विद द अदर सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक. जब आपका क्या होता है सॉल्यूट का पार्ट, जो सॉल्यूट का जो आपका प्रोपोर्शन होता है कम होता है इन द सॉल्यूशन, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है. आइसो में बराबर हो जाता है. इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन द इनवर्ड डायरेक्शन. तो आपका डिफ्यूजन जो देखने को मिलता है वो अंदर की तरफ देखने को मिलता है. हाइपोटोनिक में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशन इज मोर द कंपेयर टू द अदर सॉल्यूशन. तो इसमें क्या होता है कि आपका सॉल्यूट की जो क्या होता है रेशियो होता है बढ़ जाता है, और यहाँ पे जो आपका डिफ्यूजन होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है. चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं. देखो, ये आपका ऑस्मोसिस और रिवर ऑस्मोसिस है. तो ये आपका प्योर वाटर है, ये आपका सॉल्यूशन है. यहाँ पर आपका क्या सॉल्वेंट मिलाया है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. यहाँ पे कॉन्टेमिनेटेड है, यहाँ पे मतलब सॉलिड पार्टिकल्स हैं. तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे प्योर वाटर है ना, तो उसमें जैसे आपके क्या मिल जाएंगे कॉन्टेमिनेटेड, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. तो धीरे धीरे करके ये किस में बदल जाएगा? आपका सॉल्यूशन में बदल जाएगा. मान लीजिए जैसे प्योर वाटर है, सॉल्यूशन आपका कैसा मडी वाटर, या फिर मैं बता दूंगा कि कैसा होगा आपका इम्प्योर वाटर आ जाएगा. कैसा आ जाएगा? इम्प्योर वाटर. तो ये तो बोला था कि अब जब आपका जो आपका क्या होता है प्योर वाटर होता है वो इम्प्योरिटी में बदल जाता है बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. आसानी से क्या होता है, क्योंकि जो आपका क्या होता है सॉल्वेंट होता है वो किस तरफ भागने लग जाता है? आपका सॉल्यूशन की तरफ भागने लग जाता है, और ये बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, वही गंदा पानी जो होता है आपका, जो प्रेशर आपका लिया जाता है वो लिया जाता है किस तरफ? सॉल्यूशन की तरफ डाला जाता है. वहाँ से क्या होता है कि जो आपका कॉन्टेमिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, और वाटर जो आपका प्योर वाटर होता है वो बाहर की तरफ आने लग जाता है. प्रेशर उल्टी जगह लगता है. तो आरओ आपने देखा होगा कि जितने भी आपके क्या होते हैं वाटर प्यूरीफायर होते हैं, वाटर प्यूरीफायर जो आते हैं वो आज किस बेस पे आते हैं? आपके आरओ बेस पे आते हैं. तो नहीं बोलते आरओ है हमारे पास, तो आरओ कुछ और नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस है. इसमें क्या होता है कि जो आपका कैसा होता है इम्प्योर वाटर होता है सिर्फ प्योर वाटर में बदल दिया जाता है. ये आपने याद रखना है. बाकी जैसे मैं ब्लड के बारे में बता दूं, आरबीसी में अगर बोलूं तो आपका जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड जो आपकी कॉर्पस्कल्स होती हैं, क्योंकि इनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, कॉर्पस्कल बोल सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके नॉर्मल जो फॉर्म है, देखो यहाँ पर देखेंगे आरबीसी तो कैसा शेप होता है आपका, बीच वाले में देखो तो ये होता है आपका कैसा बाइकॉनकेव शेप होता है. सब एक जैसे लग रहे हैं, मतलब यहाँ पर जितनी आपकी H2O आ रही है उतनी H2O आपकी बाहर जा रही है. हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि आपकी टोटल मिला के H2O बाहर निकल रही होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे होते हैं, जिससे आपके क्या होता है आरबीसी श्रंक कर जाते हैं. श्रंक मतलब उनके कैसे होते हैं, जैसे पानी निकाल दिया हो, चूस लिया गया हो, इस तरीके से उनका शेप बन जाता है. ये होता है आपका हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक क्या होता है, जब आपका सॉल्यूट पार्टिकल आपका मात्रा से ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है. दूसरा होता है तब वो जो नमी होती है वो क्या कर लेते हैं, वो अंदर ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है वो बोल सकते हैं आपका, क्योंकि आपका सॉल्यूशन कम है, सॉल्वेंट पार्ट ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा पूरे एक तरीके से कैसा हो जाएगा, श्रंक टाइप का हो जाएगा. वही हाइपोटोनिक की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटोनिक में क्या होगा आपका कि जो आपका सॉल्वेंट होता है वो बोल सकते हैं कि एज अ कंपैरिजन क्या होता है आपके कम होते हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर. तो होता क्या है जब उन्हें डाला जाता है, जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर कम बोल सकते हैं, आपने बोल दिया आपका जैसे क्या डाल सकते हैं, और जो पानी को खींचे, पानी को सोख सकते हैं, आपने कागज़ डाल दिया. जैसे अगर आपने देखो कम कागज़ डाला तो वो क्या हो जाएंगे आपके फूल जाएंगे इस तरीके से. तो ये आरबीसी के साथ होता है कि जब क्या होता है हाइपोटोनिक कंडीशन देखने को मिलती है तो केवल आपका क्या अंदर आ रही होती है चीज़ें. मैंने बताया था ना कि आपका हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो आपका मोशन देखने को मिलता है इनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलता है, और हाइपोटोनिक में आपका आउटर वर्ड देखने को मिलता है. तो यहाँ पर क्या हो जाती है फूल सी जाती है,
बस आपने ये याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, वो आपका जो सॉल्यूशन होता है, पोलर सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या हो जाता है आपके, डिजॉल्व हो जाते हैं। पोलर मतलब जैसे H2 है, आप जानते हैं ना H2, तो हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके अगर आउटर सेल में देखेंगे तो कितने होते हैं, 8 होता है ना, तो 2 और 6, इसको 2 की ज़रूरत होती है, 2 और 6, तो 2 की और ज़रूरत होती है, तो एक तो यहाँ से खींच लेता है ये, जैसे ये है ना O, तो O के पास कितने होते हैं आपके टोटल मिला के आउटर मोस्ट सेल में, 6 होते हैं, ये हो गए 6, और 2 की और ज़रूरत होती है, तो एक तो यहाँ से ले लेता है ये, तो ये तो अपने पास पॉजिटिव ले लेता है, एक नेगेटिव ले लेता है, और एक इसके पास रहता है तो यहाँ से एक अपने पास पॉजिटिव ले लेता है नेगेटिव, तो इसके बाद 2 नेगेटिव आ जाता है O के पास। तो जब एक इस तरीके से साझेदारी होती है, जैसे क्या इसने हाइड्रोजन ने इसको दे दिया, तो ये होते हैं आपके कौन से, पोलर। इसमें क्या होता है आपका प्लस और क्या होता है माइनस, जैसे NaCl हो गया आपका, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये आपके पोलराइज्ड होते हैं। तो आयन जो होते हैं वो किस में हो सकते हैं, पोलराइज्ड में हो सकते हैं। तो लिखा पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व अ सॉलिड बाय द इलेक्ट्रिकल चार्जेस पुलिंग ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। पोलर सॉल्वेंट कैन डिजॉल्व द आयनिक कंपाउंड लाइक द सॉल्ट फॉर्मिंग द पोलर बॉन्ड्स एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड। पोलर सॉल्वेंट पुलिंग द अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल, जो अपोजिट होते हैं जैसे प्लस और माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, द नेगेटिव साइड ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पुल ऑन द पॉजिटिव आयंस इन द कंपाउंड, जैसे आपका वाटर आ जाता है, तो कैसा आपका पोलर, आपका क्या पोलर सॉल्यूशन है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की अगर बात करें तो सॉल्वेंट आर कंपाउंड दैट हैव लो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड नॉट मिसिबल विद द वाटर। आपका किसके साथ कनेक्ट नहीं होते, वाटर के साथ आपके कनेक्ट नहीं होते। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कंटेन द बॉन्ड बिटवीन द एटम विद द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज सच एज द कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन क्या करता है, कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब कार्बन को अगर मुझे लाना है तो 6 होते हैं, तो 2 और फिर 4, इसको 4 की जरूरत होती है, हाइड्रोजन को 1 दे सकता है, तो यहाँ पे कुछ मैच नहीं है, तो मुझे हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, 4 पे लाना पड़ेगा, जैसे आपका CH4 होता है, तब जाके वो कनेक्ट हो पाएगा। तो कार्बन के क्या 4 और ये हाइड्रोजन 4, तब जाके हो पाएगा काम। जैसे बेंजीन हो गई आपकी C6H6, और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया CCl4। अब होता क्या, जैसे आपका नॉर्मल जो सॉल्यूशन देखा जाता है ना कंडीशन में, कि जो आपके पोलराइज सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा पोलर सॉल्यूशन में क्या होता है आपके डिजॉल्व होते हैं, याद रखना, उसमें आपके घुल मिल जाते हैं। जबकि नॉन पोलराइज जो आपके क्या होते हैं सब्सटेंसेज होते हैं, वो केवल नॉन पोलर बोल सकते हैं सॉल्यूशन में घुलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पोलर वाला नॉन पोलर की तरफ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा उसके अंदर, और नॉन पोलर वाला पोलर के अंदर घुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सेम चीज होता है। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देखें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर नोन एज अ कार्बन बेस्ड सॉल्वेंट, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज अ कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेज दैट इज यूज्ड टू डिसॉल्व द अनदर सब्सटेंस और द सब्सटेंसेज, for example N-hexane, tetrachloroethylene and the toluene and the benzene and the alcohol. Non-aqueous देखते हैं भाई, तो an organic non-aqueous solvent is a solvent other than the water that is not an organic compound। ठीक है ना, तो वाटर को छोड़कर नॉन एक्वस बोल रहे हैं, एक्वस मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म, ये वाटरी फॉर्म, और नॉन एक्वस मतलब तो वाटर को छोड़ के जो आपका होता है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बोला जाता है। जैसे आपका NH3 हो गया, HF हो गया, H2SO4 हो गया, BrF3 हो गया, N2O4 हो गया, और ये सारे क्या आपके आयनिक लिक्विड्स हैं। अच्छा, लिखा आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट, याद रखना आयन जो होते हैं वो पोलर में हो जाते हैं एंड इनसॉल्युबल इन द नॉन पोलर में। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट लाइक द वाटर डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन रिजल्टिंग इन द फ्री आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। चलिए, तो आंसर जो बनेगा पोलर सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है तो क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन क्या होता है, एक होता है ना इसमें, एक होता है, क्लोरीन का देखेंगे 17, तो आउटर मोस्ट सेल में देखेंगे 2, 8 और 7, इसके पास कितने होते हैं 7, तो इसको जरूरत कितनी होती है अपना ऑक्टेट फुल करने के लिए, तो इसको जरूरत होती है अपना 2, 2 4, 2 6 और 1 7, और एक यहाँ से ही खींच लेगा अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये अपने पास क्या पॉजिटिव ले लेगा, ये अपने पास नेगेटिव ले लेगा, हो गया काम, तो ये पोलर है। H2O की बात करेंगे तो मैंने बताया था ये एक आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं आपके ऑक्सीजन के 6 होते हैं ना, ठीक है ना, 2 और 6 और 2 8, ठीक है, 2 6 और 8 की जरूरत पड़ती है, तो ये 6 हो गए, एक इसने यहाँ से खींचा तो ये अपने पास पॉजिटिव ले लेता है, एक इसने अपने पास खींचा तो ये पॉजिटिव ले लेता है, ये अपने पास नेगेटिव ले लेता है। ठीक है, उसी तरीके से NH3 की अगर बात करें तो नाइट्रोजन होता है 7, नाइट्रोजन 7 होता है, 2 2 और कितना आ जाएगा 5, तो अपने पास 5 रखता है, ये 1 2 3 4 और 5, मैंने ऐसा रख दिया। अब हाइड्रोजन में के पास एक है तो एक इसको देगा, तो ये हो जाएगा कितना 6, यहाँ भी एक इसको देगा तो 7, और एक इसको देगा तो कितना हो जाएगा 8, तो नाइट्रोजन के 8 कंप्लीट, एक एक दे दिए, तो ये पॉजिटिव आयंस अपने अंदर ले लेंगे, नेगेटिव ले लेगा, कितना 3। नॉन पोलर में जैसे आपका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन होगा, अब देखो ये सेम आपके यहाँ पर कितने होगा 5 ना, इसके पास भी कितने होंगे 5,
इसके पास भी 5 होंगे और इसके पास भी आपके कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पे देखो मैच नहीं खा रहा, अब कितने देगा बताओ, ये दूसरा नाइट्रोजन इसको कितना देगा, तो अपने पास उसके पास नहीं रह जाएगा। उस तरीके से ओ देखो तो ओ के पास कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 6, 2 4, इसके पास 4 होते हैं। बाकी यहाँ पे देख लो 2 2 4 2 6। अब किस तरीके से होगा, ये 2 इधर जाएंगे, ये 2 इधर जाएंगे, इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा, पर इसके पास खुद नहीं बचेंगे, ये तो दे रहा है ना, तो इस तरीके से बन नहीं पा रहा ये। उस तरीके से Cl हो गया 17। अब बोलोगे कैसे, देखो अब C है ना, तो उसको 4 की जरूरत होगी, या तो 4 छोड़ देगा, 4 क्या कर देगा, छोड़ देगा मेनली, और ऑक्सीजन क्या कर देगा, 2 2 ले लेगा, ये 2 नेगेटिव ले लेगा, ये 2 नेगेटिव ले लेगा। तो यहाँ पे बैलेंस ही नहीं हो पा रही। नीचे भी इसी तरीके से क्लोरीन है 17 है, तो ये कितना ले लेता है, 2 8 10, ये 7 लेता है, एक की जरूरत होती है। यहाँ पे कार्बन को कितने की जरूरत होती है, 4 की जरूरत होती है, इसलिए Cl कितने कनेक्ट हो रहे हैं, उससे 4 कनेक्टेड हो रहे हैं। दोनों कैसे हैं, दोनों को जरूरत है लेने की, ठीक है ना, तो साझेदारी कर रहे हैं। नॉन पोलर में साझेदारी होती है, यहाँ पे क्या होता है, डोनेट होता है और रिसीव होता है। पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब डोनेट होता है, रिसीव होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ द मरकरी विद द अदर मेटल इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं अमलगम। याद रखना, जब किसी भी मरकरी का जब कंटेंट रखा जाता है किसी भी मेटल के साथ, तो उसे अमलगम बोला जाता है। जैसे दांत में जो फिलिंग भरी जाती है वो अमलगम की होती है। तो लिखा एन अमलगम इज एन अलॉय ऑफ द मरकरी विद द अनदर मेटल, कोई सी मेटल हो सकती है। इट मे बी अ लिक्विड और सॉफ्ट पेस्ट और अ सॉलिड, तो किसी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉफ्ट पेस्ट फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ द मरकरी। These alloy are formed through the metallic bonding with the electrostatic attractive forces of the conduction electrons working to the binds all the positively charged metals ion together into the crystal lattice structure. Amalgam are used to make the dental fillings. किस में यूज़ किया जाता है, आपका dental filling में यूज़ किया जाता है, to bind to precious metals so they can be isolated later and to produce the mirror coating, और mirror coating में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। Saturated solution देख लेते हैं, तो लिखा था solution which can not dissolve in the further amount of the solute at a particular temperature is called the saturated। जो आपका dissolved नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, किसी भी टेम्परेचर में सैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कीप एडिंग शुगर टू द वाटर अ टाइम विल रीच व्हेन नो मोर शुगर विल डिजॉल्व इन द वाटर एंड शुगर विल सेटल डाउन एट द बॉटम। अच्छा एक टाइम आएगा, जैसे शुगर मेनली तो आपके साथ वाटर के साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है, पर अगर आप चीनी मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो मिल नहीं पाएगी, तो उसे सैचुरेटेड बोल देंगे। अनसैचुरेटेड देख लेते हैं, जब आपका मिल जाता है तो लिखा एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ द बीइंग डिजॉल्व। अब सिंपल सी बात है इसमें सॉल्यूट, अब देखो सैचुरेटेड में आपका सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट अगर आपका सॉल्वेंट से ज़्यादा हो गया तो वो फिर मिलेगा नहीं ना अच्छे से। वाटर कम है, मान लीजिए सॉल्वेंट क्या आपका वाटर कम है, शुगर आपने बहुत ज़्यादा, जैसे शुगर आपने 1 kg ले ली और पानी आपने 1 गिलास रखा हुआ है, तो शुगर मिक्स हो जाएगी उसके साथ, नहीं होगी मिक्स, तो ये होता है सैचुरेटेड। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका सॉल्वेंट कम होता है, सॉल्वेंट कम होगा, मान लीजिए 1 मूठ आपकी चीनी है, शुगर कितनी 1 मूठ है, और एक जगह आपके पास पानी है, मतलब आपके पास जो क्या है ये सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या आपका पानी है, तो आपके पास एक जग पानी है, तो क्या हो जाएगा अच्छे से क्या हो जाएगी आपकी शुगर मिक्स हो जाएगी, अनसैचुरेटेड बोल देंगे। टी एंड द शुगर सॉल्यूशन इज गुड एग्जांपल ऑफ द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ड्यू टू द रीजन दैट they dissolve more amount of sugar in them. Once the solution reach the saturation point, they get the converted into the saturated solution. Super saturated में इसमें crystalline form बनने लग जाती है, आगे दिखाऊंगा। A super saturated solution contains more dissolved solution, ठीक है ना, that more dissolved solute than the required for the preparing a saturated solution and can be prepared by the heating a saturated solution adding more solute। इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट होता है तो ये बना देता है आपका सीधा क्रिस्टलाइन फॉर्म करता है एंड देन कूलिंग इट जेंटली एक्सेस डिजॉल्व सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज। देखो इसमें क्या होता है आपका क्रिस्टलाइज होने लग जाता है बाय सीडिंग द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद द फ्यू क्रिस्टल ऑफ द सॉल्यूट। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखो ये आपका अनसैचुरेटेड है, मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, आपका क्या हो जाता है कि ये पानी और पानी में आपके क्या सॉल्यूट्स क्या कम है, तो आप अच्छे से मिला सकते हो और ज़्यादा मिला सकते हो। सैचुरेटेड में ये केस नहीं बनता, नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, एक टाइम तक आपका मिक्स होगा उसके बाद आप सॉल्यूट मिलाने की कोशिश करेंगे नहीं मिलेगा। सुपर सैचुरेटेड में तो आपके क्या होता है कि क्रिस्टल ही बनने लग जाते हैं अंदर की तरफ, देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द फ्रूटफुल कोलाइजन। जब देखने को मिलता है आंसर बनेगा फर्स्ट, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो लिखा हुआ है द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय द, ये होती है आपकी कौन सी आर्हीनियस इक्वेशन होती है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहाँ पे ए क्या आर्हीनियस फैक्टर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, आर क्या गैस कांस्टेंट है, और ई क्या आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। तो लिखा हुआ है
As we know, according to the kinetic theory of the gas's temperature, when the temperature of the gases molecules increase, जब क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, वो भी आपकी इंक्रीज होती है, हैंस द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, तो आपकी जो क्या होती है वेलोसिटी होती है आपके सॉल्यूशन की, वो भी क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लगती है, और आपका जो रेट है कोलाइजन का वो भी क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। यही था आंसर आपका। एंड बिकॉज ऑफ दिस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज टू एंड इट इज मेजर्ड बाय द आर्हेनियस इक्वेशन एज सोन above in which the activation energy is the minimum energy needed to start a reaction। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपका हो जाता है कौन सा, सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाता है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होते हैं, और विनेगर के पास भी आपका क्या होता है, होता है CH3COH ना, हाँ इसके पास भी आपके क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होते हैं, तो ये विनेगर होता है। शुगर सॉल्यूशन के पास नहीं होता, शुगर नहीं होता। डिस्टिल वाटर जो होता है ना, जो डिस्टिल वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, इसमें भी आपके आइंस नहीं होते, तो ये तो आंसर नहीं बनेंगे। आंसर बनेगा आपको कौन सा, A और D। कई बार पूछा जाता है कि डिस्टिल वाटर गुड कंडक्टर होता है कि क्या होता है, इंसुलेटर होता है ये, ठीक है ना, ये रिएक्ट नहीं करता, आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल थ्रू द एनी लिक्विड इफ हिज डिजॉल्व आयंस इन द, उसके अंदर क्या आयंस हैं, विनेगर जिसे एसिडिक एसिड बोलते हैं, इज कॉमनली नोन एज द विनेगर, इट इज द वीक एसिड। कैसा होता है आपका, वीक एसिड है। व्हेन इट डिजॉल्व इन द वाटर, जब इसे वाटर में डाला जाता है, ये अपने आयंस को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। सो मेक द कंडक्टिव सॉल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। तो CH3COH प्लस H2O, तो CH3CO नेगेटिव आपका निकाल के H3O पॉजिटिव निकाल देते तो आयंस फॉर्मेशन हो जाते हैं आपके, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन की बात करें, शुगर सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हेन इट डिजॉल्व इन द वाटर इट डज नॉट ब्रेक, जब इसे पानी के साथ पिलाया जाता है तो ये अपने आप को ब्रेक नहीं करता आयंस में। सो द शुगर सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट सॉल्यूशन की अगर बात करें, सॉल्ट आर मेड अप ऑफ द आयंस, आप जानते हैं NaCl होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो होगा ही होगा आपका गुड कंडक्टर। सो व्हेन दे डिजॉल्व इन द वाटर ब्रेक्स इनटू द आयंस एंड मेड अ कंडक्टिव सॉल्यूशन विद द वाटर। डिस्टिल वाटर होता है आपका कैसा, फ्री वाटर होता है, मतलब सॉरी प्योर वाटर होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते, नो फ्री आयंस, जिससे ये कंडक्टिविटी को नहीं लेता है। सो ओनली विनेगर एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन आर कैपेबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों में शेयर कर दूंगा, और अगर वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। यार ये नोटिफिकेशन नहीं बोला जा रहा एकदम से, और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाएंगी आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा, आप नोटिफाई होते चले जाएंगे। बाई चांस अगर यूट्यूब से आपको नोटिफाई नहीं हो पाते आप किसी तरीके से, तो जो लिंक होता है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप तीनों में शेयर कर देता हूँ। फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से, तो उस पर आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं उस पेज को। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद लास्ट ही चैप्टर बचा हुआ है, वो भी डेली लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में, वो 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।